हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 6। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं मौलिक अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार मौजूद हैं और भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में भी वर्णित किया गया है। अब देखते हैं भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये दे रखा है अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 अनुच्छेद। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लेख है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो कि अनुच्छेद 31 में था, मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था और अब अनुच्छेद 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है। ये कहा था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 13A में हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 14 से 18 जो कि समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में बता रखा है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अगला है अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। अब देखते हैं अनुच्छेद 19 से 22 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास, पेशे की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में जीवन और अभिव्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में हो जाएगा कुछ मामलों में हिरासत से सुरक्षा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी को जबरन श्रम की रोकथाम और अनुच्छेद 24 में हो जाएगा 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में रोजगार पर रोकथाम। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में हो जाएगा संवेदना की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पेशेवर अभ्यास और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 26 भरोसेमंद मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगला है अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता। अगला है अनुच्छेद 28 स्वतंत्र शिक्षा में स्वतंत्र शिक्षण के रूप में स्वतंत्रता। अब देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण और अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों का अधिकार और शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करना। अगला हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में दे रखा। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2021 में पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश आयु को से बढ़ाकर कर दिया गया है। ये कर दिया गया है 65 से 70 वर्ष। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 से 70 वर्ष।
अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? भारत की संसद, भारत का विधि आयोग, भारत के राष्ट्रपति, विधि या फिर न्याय मंत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भारत की संसद। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यों की मुख्य यानी कि प्रमुख सामाजिक इकाई थी? परिषद, गण, राजन, जन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जन। जन आर्यों की एक सामाजिक इकाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? चिल्का झील, इंदिरा सागर झील, वेबनाड झील, शिवाजी सागर झील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, वेबनाड झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। वेबनाड झील ये कौन से राज्य में है? केरल राज्य में। इसी के साथ देखते हैं चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है। अगला देखते हैं इंदिरा सागर झील। इंदिरा सागर झील ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील ये महाराष्ट्र राज्य में कोयना बांध द्वारा निर्मित एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुणा साई राम, टी.एम. कृष्णा और गायत्री गिरीश किस संगीत रूप से जुड़े हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कर्नाटक संगीत। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत एक शास्त्रीय संगीत शैली है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई है। अगला देखते हैं पॉप संगीत। पॉप संगीत की उत्पत्ति 1950 के दशक में हुई है और इनके प्रसिद्ध संगीतकार एक माइकल जैक्सन भी शामिल हैं। अगला देखते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ये एक शास्त्रीय संगीत शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई है और इनके प्रसिद्ध संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार ही हो जाएंगे पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021 में किस वित्तीय संस्थान ने रियायती ब्याजों दरों पर 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता के लिए सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम के संचालन के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सिडबी। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में और इसका मुख्यालय है लखनऊ में। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन? प्रथम बार पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, रोम, इटली में। 1960 में रोम, इटली में पहली बार पैरा ओलंपिक गेम्स खेले गए थे और ये हर 4 साल में खेला जाता है। अनेर, पंजारा और वागुर किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी, महानदी, तापी, कावेरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, तापी की सहायक नदियां हैं अनेर, पंजारा और वागुर। तापी एक मध्य भारतीय नदी है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और इसका उद्गम दक्षिणी मध्य प्रदेश राज्यों के पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी से होता है। तापी नदी का बेसिन अधिकतर महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी और उत्तरी जिले में स्थित है। ये नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ जिलों को भी कवर करती है। तापी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएगी वागुर नदी, अनेर नदी, गिरना नदी, पूर्णा नदी, पंजारा नदी और बोरी नदी। अगली देखते हैं महानदी। महानदी मध्य भारत की एक नदी है जो दक्षिणी पूर्वी छत्तीसगढ़ राज्यों की पहाड़ियों से निकलती है और महानदी का उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ से है और इसका कुल मार्ग हो जाएगा 858 किलोमीटर। ये नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों से होकर बहती है और सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ही बनाया गया है और महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएगी शहनाथ, जोंक, हसदेव, मांड, आईवी और ओंगटेल। अगला देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गंगा नदी के बाद गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो लगभग
1465 किलोमीटर लंबी है और इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है। ये नदी पूर्वी दिशा में महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं और इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी के साथ देखते हैं गोदावरी नदी बेसिन भारत में तीसरा सबसे बड़ा है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएगी इंद्रावती, परवरा, पूर्णा, पेनगंगा, मन्नेर और वर्धा। अब देखते हैं कावेरी नदी। ये दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं। कावेरी की सहायक नदियाँ हो जाएगी हेमावती, काबिनी, भावनी, लक्ष्मण तीर्थ और नोएल। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएगी और कावेरी नदी की कुल लंबाई हो जाएगी 805 किलोमीटर। अगली देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है और ये महाबलेश्वर में जन्म लेती है और 1392 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। बाएं तट की सहायक नदियाँ हो जाएगी भीमा, मूसी, पोलेरू और मुन्नेर और दाएं किनारे की सहायक नदियाँ हो जाएगी वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी तुंगभद्रा नदी। ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं वर्ष 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का कौन सा संस्करण हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 40वां। अगला प्रश्न देखते हैं किसी विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को कैसे मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोमास के रूप में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बायोमास के रूप में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के लिए नाम पर रखा गया है जहाँ कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई है। उन 3 शहरों के नाम बताइए। तो वो 3 शहर हो जाएंगे जयपुर, बनारस और लखनऊ। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं करशनदास मूलजी और दादोबा पांडुरंग से जुड़े थे जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन परमहंस मंडली। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कृषि का विकास। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि का विकास। लक्ष्य वृद्धि 2.1% थी लेकिन वास्तविक वृद्धि हुई थी 3.6%। इसी के साथ देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अब देखते हैं सेकेंड पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और ये पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर मॉडल पर से ली गई है। यूएसएसआर मॉडल का भारतीयकरण भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक और नेहरू जी के करीब सहयोगी पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। अगली देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल हो जाएगा 1961 से 1966 और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना अनसक्सेसफुल रही थी क्योंकि उसी के बीच 1962 में भारत चीन युद्ध भी हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 1969 तक योजना अवकाश भी लगा दिया गया था। अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल हो जाएगा 1969 से 1974। ये चौथी पंचवर्षीय योजना सूखे
अवमूल्यन और मुद्रास्फीति मंदी के दबाव के बीच इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा शुरू की गई पहली योजना थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अल्लरमेल वल्ली जो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस अन्य नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ओडिसी। ओडिसी ओडिशा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। और कथकली हो जाएगा केरल का, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश का और कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली पेट्रोकेमिकल कंपनी कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसी के साथ देखते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। अगला देखते हैं हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और ये कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में। अगला देखते हैं नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बेहमद शाह की उपाधि धारण की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अलाउद्दीन हसन। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा पर वुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1854 में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक शैक्षणिक प्रणाली तैयार की थी और शिक्षा पर वुड डिस्पैच, इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेग्ना कार्टा भी माना जाता था। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। 1923 और 24 में एक स्थायी अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था, जिसमें फरवरी 1924 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। इन खेलों में 8 एथलीटों को प्रबंधक हैरी क्रोबक के साथ 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। इससे भारत में खेलों के विकास और संस्थागतकरण को प्रोत्साहन मिला और 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था, जिसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे और डॉक्टर एजी नौहरान थे। जिस वर्ष 1927 में इसका गठन हुआ था, उसी वर्ष भारतीय ओलंपिक संघ को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा भी मान्यता दी गई। इसी के साथ देखते हैं, भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस में ओलंपिक में भाग लिया था। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। ये थे सभी एसएससी सीजीएल 2023 में जीके जीएस के पूछे गए प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।